नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एडी न्यूज़ के लिए मैं किशोर रघुवंशी। हमारे साथ इस समय खंड विकास अधिकारी पलना श्री राजेश कुमार यादव जी हैं और आइए हम उनसे जानते हैं कि विकास की किन-किन योजनाओं का यहाँ पर किस तरह से कार्यान्वयन हो रहा है। अभी तक आपके मार्गदर्शन में, आपके निर्देशन में कौन-कौन सी योजनाएँ यहाँ पर चल रही हैं या पेंडिंग में हैं और पलना का किस तरह से विकास करने का उनका इरादा है और आगे क्या-क्या करना चाहते हैं, इसी बारे में हम आपके लिए बात करना चाहते हैं। सर, आपका एटी न्यूज़ में हार्दिक स्वागत है। तो सबसे पहले ये बताइए कि आपको आकर के यहाँ पर कितना दिन हुआ है और इस बीच में जो अधूरी योजनाएँ थी, उनको आपने कैसे पूरा किया है? आपके आने के बाद किस तरह से नई योजनाएँ यहाँ पे लागू हो रही हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। सर्वप्रथम आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ संयुक्त खंड विकास अधिकारी के रूप में विगत 1 साल से कार्यरत हूँ। मुझे खंड विकास अधिकारी का कार्यभार 21 फरवरी 2024 से मिला हुआ है और यहाँ जैसा कि आप जानते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार हैं, उनके उत्थान, उनके विकास के लिए कार्य किया जाता है, जो मूल उद्देश्य होता है विकास खंड का। विकास खंड में प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला परिवार है, उनके लिए मिलता है आवास। उसमें जो है धनराशि जो मिलती है 1,20,000 रुपये मिलती है। ये 3 खंडों में मिलती है। प्रथम किस्त के रूप में 40,000 रुपये, द्वितीय किस्त के रूप में 70,000 और तृतीय किस्त के रूप में 10,000 रुपये मिलता है। मजदूरी के रूप में मनरेगा से भी उनको करीब नियर अबाउट 20,000 रुपये मिलता है। और दूसरी जो योजना हमारे विकास खंडों में है, वह है आपका स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार हैं, उसमें शौचालय की है। शौचालय में कुल 12,000 रुपये धनराशि दी जाती है। उसमें 2 पार्ट्स में दी जाती है। 6,000 रुपया पहले दी जाती है। आवास जब शौचालय जब पूर्ण हो जाता है, इसके बाद 6,000 रुपया उनके खाते में चला जाता है। ये धनराशि भी उनके खाते में सीधे डायरेक्ट दी जाती है। सर, अभी तक आपके यहाँ से खंड विकास से कितने अभी तक शौचालय दिए जा चुके हैं और कितने आवास दिए जा चुके हैं? कुछ उसका आंकड़ा उपलब्ध है? 22-23 में विगत वर्षों में करीब 22-23 से पहले 400 से 500 आवास दिए जा चुके हैं। 22-23 में 981 आवास दिए गए हैं। आपका 23-24 में 206 प्रधानमंत्री आवास और नियर अबाउट मुख्यमंत्री आवास में 207 आपको आवास दिया गया था 23-24 में। आपका जो है अभी प्रक्रियाएं चल रही हैं, आवास बन रहे हैं। पलना में प्रधानमंत्री आवास के तहत 23-24 में 346 आवास दिए गए थे, जिसमें जो है करीब 8 लाभार्थी अभी आज भी हैं, जिनको हम लोगों ने सेकेंड किस्त नहीं दे पाया है। और अवशेष पूर्णता के लिए अभी भी हमारे पास 181 आवास बचे हुए हैं। सर, बीच में ऐसा कुछ सुनने को मिला है कि कुछ लोगों के फार्म भरे गए थे और प्रधान द्वारा और उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि वेबसाइट पे वो अब दिखाई नहीं दे रहे हैं, लापता हो गए हैं। क्या ऐसा संभव है? सरकारी दफ्तरों में ऐसा होता है? ऐसा कुछ नहीं है। पहले ऑफलाइन आवास मिलता था, आज की डेट में ऑनलाइन आवास मिलता है। इसके लिए जब वेबसाइट शासन स्तर से खुलती है, तब हम लोग उसी दौरान पात्र लाभार्थियों का सत्यापन कराते हैं अपने ब्लॉक के मार्फत एडीओ के द्वारा। मैं स्वयं भी करता हूँ। जो लोग पात्र होते हैं उसकी लिस्ट हम मंगवा लेते हैं और रजिस्ट्रेशन ब्लॉक स्तर से करवा दिया जाता है। उसमें कुछ लाभार्थियों का टेक्निकल फॉल्ट या किसी कारणवश नाम नहीं हो पाता है, चढ़ पाता है या छूट जाता है, वही छूट जाते हैं, अन्यथा ऐसा कुछ नहीं होता है।
कई बार ये शिकायत सर सुनने को मिलती है कि जिनके पास बड़े-बड़े घर हैं, पक्के मकान हैं, उन्हें भी शौचालय सोर्स के तहत दिया गया, उन्हें घर भी दे दिया गया और जो ज़रूरतमंद है, जो झोपड़ी में रह रहे हैं, उन लाभार्थियों को अभी तक वो पहुँच ही नहीं पाया क्योंकि उनका उतना सोर्स नहीं है, उतनी उनकी जान-पहचान नहीं है। क्या ऐसा आपकी निगाह में कोई है, सुनने में आया? ऐसा कुछ नहीं है। संबंधित लाभार्थी द्वारा ही तथ्य छिपाया जाता है। कभी-कभी ग्राम पंचायतों में कुछ लाभार्थी 2-2 जगह मकान बनवा लेते हैं। एक गाँव के अंदर उनका मकान ऑलरेडी जो पक्का मकान होता है या 1-2 कोठरी बनवाए रहते हैं। गाँव से बाहर, चूँकि वहाँ जगह कंजस्टेड होती है, जगह कम मिलती है, तो गाँव से बाहर निकल के झोपड़ी या खपड़ैल का मकान बना के रहने लगते हैं या हार्वेस्टर शीट बनवा के रख के। उस दौरान जानकारी नहीं हो पाती है कि इनके पास 2 आवास है। उस स्थिति में उनको आवास चला जाता है, लेकिन जो वहीं सत्यापन होता है हमारे द्वारा, हमारे सेक्टर प्रभारी द्वारा, सेक्रेटरी द्वारा, इस तरह का तथ्य जब यदि जानकारी हमारे संज्ञान में आती है तो हम उसकी रिकवरी कराते हैं और उनको आवास से वंचित कर देते हैं। सर, अब अगली वेबसाइट कब खुल रही है और इसके फ़िल्ट्रेशन का, इनको सत्यापन का प्रक्रिया ये पहले किस तरह से की जाती है? क्या ये पहले नहीं हो सकता है? कोई गलत आदमी के पास कोई चीज़ चली जाए, फिर शासन को उससे रिकवरी करने में समय लगे और तमाम तरह की प्रक्रियाएँ करनी पड़े। तो इस प्रक्रिया को पहले क्यों नहीं पूरा किया जा सकता है? ये संभव है कि नहीं? इस प्रक्रिया को हम लोग पहले भी कराते हैं, यहाँ तक कि बीच में भी 1 महीना पहले सत्यापन हम लोगों ने कराया था। इलेक्शन बाद संभवतः हो सकता है कि फिर ये प्रक्रिया प्रारंभ हो, वेबसाइट खुले, तो जो भी लाभार्थी, जो पात्र लाभार्थी छूटे हुए हैं, उनका हम फिर पुनः सत्यापन करा लेंगे और ऐड करते हुए रजिस्ट्रेशन करा देंगे। सर, सड़कों की हालत जो है, मैं देख रहा हूँ ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों की हालत बहुत बदतर हो गई है और ख़ास करके जब से जल निगम का काम चालू हुआ है, उन्होंने बीचों बीच सड़क को खोद करके पाइप डाल दिया है। जगह-जगह अभी तक काम उनका अधूरा छोड़ करके वो चले गए हैं। तो इसमें आप लोग कुछ उनसे, जल निगम से कुछ आप लोग रिपोर्ट लगाते हैं, ऑब्जेक्शन लेते हैं, इस तरह का कोई काम करना चाहिए? इस तरह का मेरे भी संज्ञान में आया है। इस प्रकरण पे प्रमुख जी से भी बात हुई थी कि ग्राम पंचायतों में जो खड़ंजा नाली ठीक-ठाक बने हुए थे, उसको तोड़ दिया गया है। बगैर मरम्मत कराए ही एजेंसियाँ चली जाती हैं। हम लोग उनसे संपर्क करके बार-बार प्रयास कर रहे हैं कि जो भी खड़ंजा नाली क्षतिग्रस्त किए गए हों, उनको दुरुस्त कराने के बाद ही दूसरे ग्राम पंचायतों में काम स्टार्ट करें। बारिश के बाद सर बड़ी दुर्दशा होने वाली है क्योंकि जगह-जगह पूरे की पूरी तरह रोड को एकदम ख़त्म कर दिया गया है, खोद करके वैसे ही छोड़ दिए हैं। तो ये जितनी जल्दी हो सके अगर आपके माध्यम से ये काम पूरा हो जाए तो अच्छी बात है। इस बात को हम लोग अपने उच्चाधिकारियों के समक्ष रखेंगे, क्योंकि चूँकि ये जल जीवन मिशन के तहत कार्यक्रम हो रहा है और इसमें ब्लॉक का कोई उस तरह का रोल नहीं है। फिर भी हम प्रयास करेंगे कि अपने उच्चाधिकारियों के माध्यम से उनको सचेत करें कि वो जहाँ भी इस तरह की बने दुर्व्यवस्था या क्षतिग्रस्त रोड हुआ हो, उसको बरसात से पहले वो ठीक करा लें। धन्यवाद सर। तो देखिए, ये हैं खंड विकास अधिकारी राजेश कुमार यादव जी और इन्होंने खुल कर के अपने विकास की बातों को, समाज की बातों को, अपनी योजनाओं को और जो इनके अधीन नहीं है उनके भी प्रयास के लिए इन्होंने खुल कर के एटी न्यूज़ से बात किया है। इसके लिए सर का बहुत-बहुत धन्यवाद और ऐसी ही किसी एक और शख्सियत के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।